हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड की शुरुआत की थी। आज इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का विस्तार कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं को कुछ नियमों द्वारा उन घटनाओं की व्याख्या करते हैं। बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि हम जो नियम बनाएंगे उसके अनुसार नेचर नहीं चलेगा। नेचर जैसे चलता है हमें उसके अनुसार नियम बनाने पड़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फिजिक्स है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचर के विषय में पढ़ते हैं, और चूंकि नेचर की व्यापकता इतनी ज़्यादा है तो फिजिक्स की व्यापकता भी बढ़ जाती है। फिजिक्स की इस व्यापकता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को पढ़ने के दो आसान तरीके बताए हैं कि मतलब फिजिक्स इतना वाइड है तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, तो हम कैसा क्या ऐसा करें कि उन चीज़ों को हम आसानी से पढ़ सकें। इसके लिए वैज्ञानिकों ने दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका जो है वो है यूनिफिकेशन, और जो सेकेंड तरीका है वो है रिडक्शनिज्म। बच्चों, इस प्रकार वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, मतलब अगर आपको फिजिक्स को स्टडी करना है तो आपको इन दो तरीकों का यूज़ करना चाहिए। अब हम इन दो तरीकों के विषय में डीपली बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको फिजिक्स काम कैसे करती है ये समझाता हूँ। बच्चों, इमेजिन कीजिए, ये एक बात ध्यान रखना, इमेजिनेशन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपकी जो कल्पना है वो आपके ज्ञान से बढ़कर है। तो इमेजिन कीजिए कि हमारे पास ये एक रूम है। इस रूम में यहाँ पर एक दरवाजा है, और एक दरवाज़ा यहाँ पर है। आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो अब ये दो दरवाजे हैं। मैंने क्या देखा, जब मैं इस रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ पाँव के निशान थे, कुछ पैरों के निशान इस दिशा से इस दिशा में जा रहे थे, और कुछ पैरों के निशान इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में थे। ये पैरों के निशान है। तो इमेजिन कीजिए कि ये एक घटना है नेचर में होने वाली, और इस घटना को मुझे समझाना है। तो मैं कैसे समझाऊंगा? फिजिक्स के माध्यम से। तो पहली चीज़ ये कि मैंने इस इवेंट को देखा और इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी देना शुरू किया कि इवेंट कैसे हुआ होगा, ये घटना कैसे, इस घटना में क्या हुआ होगा। तो मैंने संभावना व्यक्त करना शुरू किया। मैंने पहली संभावना व्यक्त की कि एक व्यक्ति के पैरों के निशान इस दिशा से इस दिशा में गए हैं, और वही व्यक्ति इस दरवाजे से वापस इस दिशा में आ गया है। पहली मेरी संभावना। इसी संभावना को हम भौतिकी में परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस। किसी भी घटना के लिए जो संभावित हल होता है, पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है, वो फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या कहा मैंने आपसे, कि जो इस कमरे में व्यक्ति आया था वो एक ही व्यक्ति था। मान लेता हूँ एक ही व्यक्ति था। अब मेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस ये हो गई। सेकेंड हाइपोथेसिस मैंने क्या बनाई? मैंने कहा कि एक व्यक्ति इस दिशा से इस दिशा में गया, मतलब इस दरवाजे से होकर इस दिशा में गया, और कोई दूसरा व्यक्ति इस दिशा से होकर इस दरवाजे से होकर इस दरवाजे में वापस आ गया। मतलब इस बार आपके पास कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे। सेकेंड हाइपोथेसिस। हो सकता है ऐसा हुआ हो। तीसरी हाइपोथेसिस, मैंने माना कि इस दरवाजे से आने वाला व्यक्ति वो एक महिला थी।
एक ही महिला थी, इस दरवाजे से आई और इस दरवाजे से वापस चली गई। चौथी मेरी हाइपोथेसिस क्या है कि जो व्यक्ति था वो एक पुरुष था, ये वुमेन और ये मैन। अब इस घटना को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ परिकल्पनाएं मान ली है। अब मुझे इन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए प्रयोग करना होगा। तो सेकेंड स्टेप जो आता है वो आता है प्रयोग। देखिए कैसे हम करते हैं। मैंने प्रयोग करना शुरू किया और मैंने प्रयोग किया और देखा कि मैंने पैरों के निशान नापे कमरे में और देखा कि दोनों पैरों के निशान, दोनों दिशाओं में जो पैरों के निशान थे वो एक समान पैरों के निशान थे, एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान थे। तो मेरी जो परिकल्पना थी कि वो दो व्यक्ति होंगे, ये वाली परिकल्पना ये कैंसिल हो गई, और एक महिला एक पुरुष ये भी कैंसिल हो जाएगी। ये परिकल्पनाएं, दोनों परिकल्पनाएं मेरी कैंसिल हो गई। अब एक ही व्यक्ति है, सत्य है मेरी परिकल्पना। अब उन जो वो व्यक्ति है वो एक महिला है या पुरुष है, ये जानने के लिए मैंने और प्रयोग किए और फिजिक्स की मैंने विधियां लगाई, पैरों के निशान नापे, उनका साइज नापा और देखा कि एक महिला का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है सामान्यतः और एक पुरुष का कितना साइज हो सकता है। बहुत सारे प्रयोग किए। जिस एरिया पे वो रूम था, ये रूम है, इस रूम में इसके आसपास के लोगों की हाइट कितनी है, सामान्यतः एक महिला का कितना पैर हो सकता है, एक पुरुष का कितना पैर हो सकता है। मैंने प्रयोग करने के बाद मेरे पास जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि वो जो उस व्यक्ति के निशान है वो महिला नहीं है, वो सामान्यतः जो पैरों के निशान है उनका साइज़ बड़ा है। तो मैंने इस परिकल्पना को भी सत्य कर दिया कि एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या था, हमारे पास वो व्यक्ति के जो पैरों के निशान थे वो एक पुरुष के पैरों के निशान थे। समझिए हम कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रयोग के बाद और भी स्टेप होते हैं साइंस, जो हमारे पास वैज्ञानिक विधि होती है, लेकिन इस घटना को समझाने के लिए मैंने सामान्यतः कि आपको इतना पता चल गया हो इस एग्जाम्पल से कि हम फिजिक्स में कैसे काम करते हैं, कि परिकल्पना मानते हैं, फिर हम उसके प्रयोग करते हैं, प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हम एक गणितीय सूत्र देते हैं, उस गणितीय सूत्र की पुष्टि के लिए हम विश्लेषण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि हम फिजिक्स में, हम भौतिकी में कैसे किसी घटना को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में हम किसी नेचर में होने वाली किसी घटना को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके थे, एक था यूनिफिकेशन और एक था रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का सामान्य अर्थ का होता है एकीकरण। तो यूनिफिकेशन अर्थात एकीकरण। बच्चों होता ही है कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनके पीछे एक ही नियम काम करता है। जैसे अब पानी का किसी ऊंचाई से नीचे को गिरना, किसी वस्तु का ऊपर फेंकने पर नीचे गिरना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना या सभी ग्रहों का घूमना, और उपग्रह के चारों ओर ग्रह के चारों ओर उपग्रहों का घूमना, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके पीछे बस एक नियम काम करता है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आप जितनी भी आपके पास नेचर में घटनाएं हो रही हैं, अगर वो घटनाएं एक नियम से संबंधित है तो आप उस नियम को अच्छे से स्टडी कीजिए। उस नियम को अच्छे से स्टडी करने के बाद आप उन सभी घटनाओं को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक नियम से संबंधित अगर 10 घटनाएं हैं, 10 घटनाएं हो रही हैं, तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आप इस नियम को अच्छे से स्टडी कीजिए। इस नियम को अच्छे से स्टडी करने के बाद आप उन 10 घटनाओं को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो घटनाएं हैं उसका यूनिफिकेशन कर दीजिए, और यूनिफिकेशन करने के बाद उसके पीछे एक जो नियम काम कर रहा है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। चलो अब बात करते हैं कि रिडक्शनिज्म क्या होता है। बच्चों इसका मतलब देखा जाए तो हम यहाँ पे बात करते हैं विभाजित करना। विभाजित करके वैज्ञानिक कहते हैं कि फिजिक्स में अगर कोई घटना, मतलब नेचर में होने वाली अगर कोई घटना, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब अगर उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या कर दीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन को विभिन्न भागों में डिवाइड कर दीजिए, विभाजित कीजिए। जैसे एक घटना है लाइट का बनना, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बनना,
बिजली का बनना। ये मेरे पास एक इवेंट है। अब इस इवेंट को मुझे इस इवेंट को समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इस इवेंट को अलग अलग भागों में तोड़ लेता हूँ। पहली चीज़, लाइट का बनना आपको पता होगा कि ऊंचाई से पानी गिरता है, ये पानी गिरेगा ऊंचाई से। यहाँ से पानी गिरने के बाद, ये पानी गिर रहा है, ये पानी एक टरबाइन पे जाता है। टरबाइन डायनामो से कनेक्ट होती है, मतलब विद्युत जनरेटर से कनेक्टेड होती है, और टरबाइन के घूमने की वजह से आपके पास विद्युत बन जाती है। इस टरबाइन से बिजली बनती है और वो बिजली आपके घरों में आती है। ये एक रफ एक्सप्लेनेशन है। तो आपको बता रहा हूँ, देखो कि ये जो घटना है इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इस इवेंट को कुछ भागों में तोड़ देता हूँ। पहला जो इवेंट है मेरे पास वो है पानी का गिरना। दूसरा इवेंट टरबाइन का चलना। तीसरा टरबाइन से, मतलब डायनामो से बिजली का बनना। ठीक है, और भी एक हो सकता है। अब फिलहाल हम इतनी बात करते हैं कि मैंने जो मेरे पास बिजली का बनना है, इस घटना को 3 भागों में डिवाइड कर दिया: पानी का गिरना, टरबाइन का चलना और टरबाइन से बिजली का बनना। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मुझे पानी के गिरने को अलग एक्सप्लेन करना है। मतलब मैं अगर स्टडी करना चाहता हूँ बिजली के बनने की, और ये घटना मेरे लिए, ये इवेंट मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो पानी के गिरने को मैं अलग स्टडी करता हूँ। अब पानी को गिरने को मैं किस में स्टडी करूँगा? पानी ऊपर से गिर रहा है, अर्थात पानी के पास ऊपर से गिर रहा है, तो एक गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जो जब नीचे गिरेगा वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। इसका मतलब इसे मैं पढ़ सकता हूँ यांत्रिकी में, यांत्रिकी फिजिक्स की, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो इसमें मैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के विषय में अलग अलग पढ़ सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है। अगर मैं इस चीज़ को सही से समझ गया, गतिज ऊर्जा के विषय में, स्थितिज ऊर्जा के विषय में, तो मैं पानी के गिरने में कैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है इसको समझ सकता हूँ। तो इसको मैंने अलग से स्टडी कर दिया। दूसरी जो मेरे पास घटना है टरबाइन का चलना। अब चूंकि मैं पढ़ चुका हूँ, पानी के गिरने को मैं स्टडी कर चुका हूँ कि पानी में कैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो टरबाइन का चलने को भी मैं समझ सकता हूँ अलग से। मैंने देखा, इसको भी मैं यांत्रिकी में पढ़ सकता हूँ कि कैसे टरबाइन कब घूमेगी, जब उसे एक फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा? जब पानी ऊपर से गिरेगा। तो पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी के पास कौन सी एनर्जी है? एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। वो नीचे आके स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, और उस स्थितिज ऊर्जा की वजह से टरबाइन चलती है, वो मोशन करती है। तो इसके मोशन को भी मैं यांत्रिकी में पढ़ सकता हूँ। तीसरी जो मेरे पास इवेंट है कि टरबाइन या डायनामो से बिजली का बनना। डायनामो से बिजली कैसे बनता है? एक डायनामो क्या होता है, डायनामो में कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, ये सब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ सकता हूँ। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैं विद्युत गतिकी में मैंने टरबाइन के बनना, डायनामो का बनना, डायनामो क्या होता है, डायनामो के पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, कैसे चुंबक विद्युत के घूमने की वजह से या फिर कॉइल के घूमने की वजह से कैसे बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, इन सबको मैं पढ़ चुका हूँ। तो अगर मैंने इन तीनों घटनाओं को अलग से स्टडी कर लिया, और स्टडी करने के बाद मैं इस घटना को समझूंगा, तो बिजली का जो बनना होगा वो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? विभाजित करना।
मतलब कि किसी घटना को अगर मुझे समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूँ, उस घटना को विभिन्न भागों में तोड़ लेता हूँ, विभाजित कर देता हूँ और प्रत्येक घटना को अलग से स्टडी कर लेता हूँ। अलग से स्टडी करने के बाद मैं उस घटना को अच्छे से समझ जाऊँगा।